ज्योग्राफी लवर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको वीडियो का थंबनेल से पता चल रहा है कि ये पेपर 1 का एमसीक्यू सेट है। इसमें 7 यूनिट से हम लोग 10 क्वेश्चन लेकर के आते हैं। हमारा जो पैटर्न होता है वो पूरा यूजीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। तो जो बच्चे हमें पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि प्लीज़ क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लीजिए, ताकि आपको आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही पता चल सके। कुछ गलत भी होता है तो घबराने का नहीं है, लास्ट में आप अपना अटेम्प्ट भी लिखिए कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को होना चाहिए कि ऑप्शन ए छात्रों को जो चाहे करने दे, ऑप्शन बी छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करे, ऑप्शन सी छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दे, ऑप्शन डी उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरते। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उनसे नर के साथ दृढ़ता बरते। आपको प्रभावी अनुशासन क्लास में लेना है तो बच्चों को नरमी के साथ उन्हें समझाना होगा और उनमें दृढ़ लक्ष्य भरना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो ऑप्शन ए उनके साथ निकटता बना लेते हैं, ऑप्शन बी उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं, ऑप्शन सी अच्छे अंक प्रदान करते हैं, ऑप्शन डी उन्हें अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करते हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। जो अच्छे अंक देने वाले टीचर होते हैं वो चापलूस कहे जाते हैं, और अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करने वाले टीचर भी ज़्यादा लोकप्रिय बच्चों के बीच नहीं हो पाते हैं अगर उनका अपना पेपर ठीक नहीं हो तो बच्चों की जो समस्या है उसे दूर करने में वो अगर दूर नहीं कर पाते हो तो। अगला प्रश्न है, सामान्यतः एक अच्छे अनुसंधान के 4 चरण होते हैं। पहला परीक्षण की योजना बनाना, दूसरा निष्कर्षों का निर्वाचन करना, तीसरा उद्देश्य निर्धारित करना, चौथा परीक्षणों का विश्लेषण करना। उपयुक्त चरणों के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यानी एक अनुसंधान करने में हमें कौन सा चरण पहले करना होगा, फिर उसके बाद कौन सा चरण आएगा, इन चारों को एक ऑर्डर में रखना है। वो ऑर्डर क्या क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3, 1, 4 और 2, ऑप्शन बी 1, 4, 3 और 2, ऑप्शन सी 1, 3, 4 और 2, ऑप्शन डी 3, 2, 1 और 4। यहाँ पर एक छूट गया है, आप इसे देख लीजिएगा, एक यहाँ पर होगा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी पहले उद्देश्य निर्धारित करना कि आप जो शोध कर रहे हैं उस शोध का उद्देश्य क्या है, आप उसको किस लिए वो करना चाहते हैं। उसके बाद परीक्षण की योजना बनाना, यानी प्रोजेक्ट को कहाँ करना है उसकी योजना बनाना, प्रोजेक्ट की योजना बनाना। फिर उसके बाद आपको परीक्षणों का विश्लेषण करना है, डाटा वगैरह आया, आपका प्रोजेक्ट कैसे काम किया उसका एनालिसिस करना। और आखिरी होता है, सबसे आखिरी होता है आपका जाकर के आपका जो रिसर्च हुआ है उसका निष्कर्षण लिखना और उसका चुनाव करना। इस प्रश्न में थोड़ा सा छूट गया है, चौथे प्रश्न में आप कुछ चीज़ को ध्यान में रख करके इसे अटेम्प्ट कीजिए। अनुसंधान के दूषित होने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपको दूषित कर देना है। यहाँ पर बस अनुसंधान के दूषित होने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, लेखक जो कि सूचना का स्रोत है वह पक्षपाती, अयोग्य तथा बेईमान हो। दूसरा, घटना को गठित होने के लंबे समय के अंतराल के बाद सुरक्षित किया गया हो। तीसरा, शोधकर्ता स्वयं भी निष्कर्ष निकालने में पर्याप्त योग्यता न रखता हो। उपयुक्त में से कौन कौन सही? ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी सभी। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। इन सभी चीज़ों में क्या होगा कि शोध जो है वो दूषित हो जाएगा, या फिर कहे कि शोध निराधार हो जाएगा। जब एक शोध करने वाला ही पक्षपाती हो, वो पहले से ही किसी चीज़ के प्रति मतलब पक्षपात रखता हो। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, अभी किसी कहीं इलेक्शन होना है, इलेक्शन के बाद एग्जिट पोल आना है, एग्जिट पोल में पहले ही कोई किसी पार्टी की को पक्षपात कर ले तो वो उसी के फेवर में लिखे तो वो तो सही शोध नहीं माना जाएगा। उसके बाद शोध क्या है, जब घटना हो गया उसके बाद अगर आप बहुत दिनों के बाद आप शोध कर रहे हैं तो भी वो शोध कोई मायने नहीं रखता, वो शोध खराब हो गया। तीसरा, शोध का जब निष्कर्ष हो रहा है उस समय में जो निष्कर्ष लिख रहे हैं अगर वो लिखने के योग्य ही नहीं हो, आप अगर एक इनकैपेबल आदमी को शोध का निष्कर्ष लिखने के लिए दे तो वो उसके अहम बिंदुओं को छोड़ दे सकता है। तो इसीलिए इन सभी समय में शोध क्या है वो पूरे नहीं माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सभी औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार की विशेषता होती है वे निर्मित होते हैं। निर्मित होने का मतलब है कि उन्हें बनाया जाता है।
दूसरा, क्लासरूम में संचार का सबसे प्रभावशाली अवरोधक शोरगुल है। तीसरा, संचार तभी प्रभावशाली होगा जब भेजने वाले के अभिप्राय के अनुसार प्राप्त हो। चौथा, सामूहिक संचार की प्रमुख सीमा है कि प्रतिपादन की प्रक्रिया कमजोर होती है। प्रतिपादन का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करने का। उपयुक्त में से कौन कौन सही है? ऑप्शन ए 1, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। हमारा जो औपचारिक या अनौपचारिक संचार होता है, जो ऑफिस में हो या किसी कार्यालय में हो या किसी कमेटी में हो, वो क्या है, वो निर्मित होता है। हम लोग अपने से तैयार करते हैं खुद से कि एक क्लर्क के बाद एक असिस्टेंट के पास आएगा, असिस्टेंट के पास एक हायर अथॉरिटी के बाद आएगा, अथॉरिटी के बाद अंडर सेक्रेटरी के बाद आएगा, फिर सेक्रेटरी के बाद फिर प्रधानमंत्री के पास। तो ये निर्मित है। निर्मित अनौपचारिक भी क्या होता है, वो निर्मित होता है। फिर उसके बाद क्लासरूम में शोरगुल होता है, तो क्या है भाई, आपको सही से संचार हो नहीं पाएगा और आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तीसरा, संचार तभी प्रभावशाली होगा जब भेजने वाले के मतलब जो भेज रहा है उसने जिस अभिप्राय से भेजा, उसका जो उद्देश्य है, अगर उसी उद्देश्य को समझते हुए प्राप्तकर्ता अगर उसे समझ रहा है तो ही ये सही माना जाएगा। सामूहिक संचार कहते हैं जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या फिर हम लोग बैठ करके आपस में जब एक समय बात करते थे, तो उस समय में उस संचार की मतलब दिक्कत ये है कि वो प्रतिपादन होने का चांसेस बहुत कम होता है। वो इसलिए कि जब हम लोग समूह में बैठ करके बातचीत करते रहते, जैसे अभी देख लीजिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जो है वो कोरोना के मुद्दे को लेकर करके हर राज्य के सरपंच से, मुखिया से, मुख्यमंत्री से, हर किसी से बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो बात कर रहे हैं तो उसमें हर लोगों का सुझाव अलग अलग आता है, तो आप बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो एक तरह से संचार देने वाला होता है वो भी सुझाव सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होने के बाद वो जो उसका मतलब किसी कार्य को करना रहता है वो खुद उलझ जाता है, इसलिए इसको एक कमजोर कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, सूचना तथा अंतर संवाद है। दूसरा, श्रोताओं का दृष्टिकोण संचार के अंतर्गत प्रमुख अवरोधक है। तीसरा, अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण को ही आत्म संप्रेषण कहते हैं। चौथा, ANI भारत का सबसे बड़ा समाचार अभिकरण एजेंसी है। उपयुक्त में से कौन कौन सही? ऑप्शन ए 1, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी चौथा जो है वो गलत है, वो ANI नहीं बल्कि PTI है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे बड़ा समाचार प्राधिकरण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है। दूसरा, यह कुछ वर्षों के लिए सरकार को स्थायित्व प्रदान करता है। तीसरा, मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। चौथा, राष्ट्रपति किसी एक ही दल का होता है। उपयुक्त में से कौन कौन सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन सी बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। यह किसी एक दल, राष्ट्रपति कभी किसी एक दल का नहीं होता है। बाद बाकी ये तीनों कथन राष्ट्रपति से रिलेटेड सही है। एक क्वेश्चन कम से कम आपको जो है पब्लिक एड से आता ही आता है। आपको पेपर 1 में या हायर एजुकेशन और पब्लिक एड दोनों जुड़ करके एक यूनिट होते हैं। अगला प्रश्न है, जन पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्षा जल का pH मान 6.0 होने पर उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। दूसरा, CFC का प्रयोग कास्टिक व दवा उद्योगों में किया जाता है। तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण पर्यावरण संरक्षण करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। चौथा, ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता शीत क्षेत्रों में मिलती है। उपयुक्त में से कौन कौन सही? ऑप्शन ए 3 और 4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी 1 और 3। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3। वर्षा जल का pH मान 5.6 हो या उससे कम हो जाए तो वो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। CFC का प्रयोग कास्टिक दवा बनाने में, रसायन बनाने में यूज होता है। जनसंख्या नियंत्रण पर्यावरण संरक्षण का एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता वो शीत क्षेत्रों में नहीं मिलकर के विषुवत रेखा पर मिलता है।
अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, शैक्षणिक सेवा को समर्पित एडुसेट परियोजना की शुरुआत इसरो ने अक्टूबर 2001 में शुरू किया। दूसरा, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय तमिलनाडु में शुरू हुआ। तीसरा, भारत में तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख AICTE करता है। चौथा, भारत में UGC के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 10 है। उपयुक्त में से कौन कौन सही है? ऑप्शन ए 3 और 4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी 1 और 3। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 और 3। भारत का जो है पहला खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी वो दिल्ली में खुला था, ना कि तमिलनाडु में। और UGC की 10 नहीं बल्कि 7, केवल 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है 10वां प्रश्न, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। ऑप्शन ए एडिटिंग टेस्ट, ऑप्शन बी इंसर्टिंग टेबल, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग टेस्ट, ऑप्शन डी प्रिंट प्रीव्यू। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एडिटिंग टेस्ट। जब हम एडिटिंग टेस्ट करते हैं तब क्या होता है कि हमारे सामने जो पेज होता है वो और हमारा प्रिंटेड फॉर्म जो होता है वो दोनों में जो प्रिंट करने के लिए हम भेज चुके होते हैं, फिर हम जब चेक करने के लिए आते हैं हमें कुछ गलती मिलता है, तो जब हम एडिटिंग करते हैं टेक्स्ट में एडिट करते हैं तो क्या होता है वो प्रिंटिंग फॉर्म में भी चेंज होता है और हमारे सामने जो डिस्प्ले पर रहता है वो भी चेंज होता है। ये MS वर्ड में ऐसा होता है। आपसे कंप्यूटर से भी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, आप लोग से 2 सवाल है कि AICTE का फुल फॉर्म क्या है वो बताइएगा, और 7 जो जगह UGC के क्षेत्रीय कार्यालय है उसके बारे में भी आप बताइएगा। जो बताएंगे उनका मैं अगले वीडियो में नाम लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।